अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इस वक्त कराची के कोर हेडक्वार्टर्स में इंतहाई अहम इजलास जारी है। इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, DG रेंजर्स और इसके अलावा कौमी सलामती के मुशीर और खुफिया इदारों के सरबराहान इस इजलास में शरीक हैं, जबकि सिविल क़यादत की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध इस इजलास में शरीक हैं। और इस इजलास में कराची में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है और इस इजलास में कुछ अहम फैसले भी मुतवक्का हैं। नाज़रीन, आज कराची खबरों के एतबार से काफ़ी ज़्यादा अहम रहा और आज काफ़ी अहम शख्सियात ने कराची का दौरा किया, जिसमें चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी, वज़ीर तलात परवेज़ रशीद और वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आज अमजद साबरी के घर विज़िट किया और वहाँ पर उनके अहल खाना से ताज़ियत भी की। और तमाम जिन बड़ी शख्सियात ने विज़िट किया आज अमजद साबरी घर का, उन सब ने इस रिजॉल्व का इजहार किया कि जो कातिल हैं उन्हें हर सूरत में गिरफ्तार किया जाएगा। और बात करेंगे इस वक्त जो इजलास जारी है कोर हेडक्वार्टर्स कराची में, उसकी बात करेंगे। सब रब्ता करेंगे अपने नुमाइंदे इम्तियाज़ मुगैरी से। इम्तियाज़, बताइएगा कि जो इजलास इस वक्त जारी है, ये इस इजलास में इसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास और क्या अहम फैसले आज के इस इजलास में मुतवक्का हैं? जी बिल्कुल समर, आज ये आला सतह इजलास जिसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कर रहे हैं। इस इजलास में खासतौर पे DG रेंजर्स ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें इत्मीनान का इजहार किया है। DG रेंजर्स ने कहा है कि रेंजर्स की जो कार्रवाइयाँ उससे 80% जो सूरत हाल है कराची की, वो उसमें बेहतरी आई थी। और ये 15 रोज की जो कार्रवाइयाँ हालिया, जिसमें CJ सजाद अली शाह के साहबजादे की अगवा का वाक़या है और खासतौर पे मारूफ कवाल अमजद साबरी की शहादत के हवाले से, ये दो बड़े वाक़यात हैं जिस हवाले से DG रेंजर्स ने बताया है कि जो दहशतगर्द हैं वो बताना चाह रहे कराची ऑपरेशन नाकाम है। और दो ये वाक़यात ऐसे हैं जो मीडिया में ज्यादा खबरों में भी रहे और इंटरनेशनल लेवल पे ये खबरों की जीनत बने और कराची ऑपरेशन को नाकाम बनाने के लिए ये दहशतगर्दों की तरफ से एक चाल है। खासतौर पे DG रेंजर्स ने बताया कि कराची में ओवरऑल जो सूरत हाल जराइम की उसमें कमी आई है, अगवा बराए तावान की वारदातों में कमी आई है और खासतौर पे जो भत्ते की पर्चियां ताजरों को मिल रही थी उस हवाले से बड़ी शिकायत कराची की रही है माजी करीब में। उस हवाले से कोई भी अभी बड़ा वाकया रोनमा नहीं हुआ। तो क्या जिस तरह से अभी सिविल और मिलिट्री क़यादत जो बड़े आज सर जोड़कर बैठे हैं कोर हेडक्वार्टर्स में, तो इस इजलास में क्या अहम फैसले मुतवक्का है? सबसे पहले ये कि ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सिंध ने इत्तफाक कर लिया है कि वो रेंजर्स को मजीद जो है अख्तियारात में वो तोसी देंगे और भरपूर सिविल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट रेंजर्स को सपोर्ट करेगी ताकि कराची ऑपरेशन कामयाब रहे और मुकम्मल तौर पे बाख्तियार रेंजर्स को बनाया जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि रेंजर्स के जो अख्तियारात खासतौर पे 90 रोज के जो रेंजर्स के पास अख्तियारात है वो खत्म हो रहे थे, वो वफाक की तरफ से देने थे और सूबे की जानिब से लिखा जाना था। तो बाज़ौक़ात ऐसे मामलात रहे हैं कि इसमें देर की गई है या मुख्तलिफ क़यादत से सिंध हुकूमत ने इजाज़त लेके बाद में ये अख्तियारात बढ़ाए, तो अब वो सूरत हाल नहीं है। और ज़राए का ये भी कहना है कि आर्मी चीफ की वन मुलाकात भी हुई है कायम अली शाह, उसके बाद इजलास में अब DG ISI भी इसमें ब्रीफिंग देंगे, खासतौर पर मुख्तलिफ जो इदारे के सरबराह हैं और खासतौर पर AD ख्वाजा जो IG हैं सिंध पुलिस के, वो भी ब्रीफ करेंगे। और एक और भी ज़राए का कहना है अहम बात है कि खासतौर पे सिंध पुलिस के हवाले से जैसे AD ख्वाजा आए उसके बाद वजीर दाखिला सिंध के हवाले से कुछ मामलात और तहफ़्फ़ुज़ात थे और अख्तियारात IG सिंध से वापस ले लिए गए थे, जिसमें अहम ट्रांसफर पोस्टिंग के जो आला अफसरान के थे वो भी ज़ेर हो रहा है। और खासतौर पे इस हवाले से बात की जा रही है कि IG को मुकम्मल बाख्तियार बनाया जाए ताकि पुलिस की जो सियासी मुदाखलत है पुलिस में वो हट जाए, तो पुलिस भी एक भरपूर रेंजर्स को और मुख्तलिफ इदारों को सपोर्ट करे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ हमें तब से आगाह करने का। नाजरीन, शो को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे जानते हैं कि हारिस नवाज साहब क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं इस वक्त जो बड़ों की बैठक जारी है कराची के कोर हेडक्वार्टर्स में, क्या कुछ फ्रूटफुल नताइज निकलेंगे आज के इजलास में कराची में देरपा क़याम अमन के सिलसिले में? देखें, बात यह है कि आज के इजलास ये बहुत अहम है और ख़ास तौर पे क्योंकि इसमें चीफ आर्मी स्टाफ खुद हैं, DG ISI हैं और उनके साथ DG मिलिट्री ऑपरेशन, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस, तो कंप्लीट टीम है DG रेंजर्स ना। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये इजलास इस वक्त जारी है, अभी तक के मेरे ख्याल में रोज़ों के बाद इफ्तारी के बाद स्टार्ट हुआ था और ये कंटिन्यू है क्योंकि इसमें बहुत अहम फैसले मुतवक्के हैं। ख़ास तौर पर कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इसमें क्या कारकर्दगी रही है, इसमें पुलिस की क्या कारकर्दगी है, कितना वो रेंजर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रेंजर्स ने आपको याद होगा कई बार कहा कि हमारे पुलिस स्टेशन अलग होने चाहिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन अलग होनी चाहिए, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि जब आप GIT बनाते हैं तो GIT की दूसरी टीमें उसको साइन नहीं करती हैं, यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती हैं। और उसके साथ अब सिविल हुकूमत की जो एक सपोर्ट होनी चाहिए रेंजर्स को वो उस तरह नहीं है।
अगर एक एक दो दो महीने के लिए वो आपको अलाउ करते हैं ऑपरेशन करने के लिए, इससे पता चलता है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है। और साथ साथ इस ऑपरेशन को मेरे ख्याल में जो फैसला भी होगा उसमें ये भी होना चाहिए कि इंटीरियर सिंध में इस ऑपरेशन को फैलाना चाहिए, क्योंकि ये कराची से जो भी वारदातें करते हैं उसके बाद ये इंटीरियर सिंध में जाके कहीं ना कहीं पनाह गाहें वहाँ छुप जाते हैं। तो अगर ये साइमल्टेनियसली ऑपरेशन वहाँ किया जाए, इन लोगों को कहीं भी बैठने की नहीं देना चाहिए, ना इनके कमांड कंट्रोल एलिमेंट को सेटल होने देना चाहिए, ना इनको वहाँ से ओपनिंग की इजाज़त होनी चाहिए, और कहीं भी इनको बैठने की इजाज़त नहीं होगी। दे शुड बी ऑन द रन। अगर इस तरीके से हालात होंगे तो फिर बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे और उम्मीद है कि अच्छे हालात होंगे। लेकिन इसके लिए जब तक सिविल हुकूमत, पुलिस और उसके बाद ये जो रेंजर्स हैं ये सब मिल के फैसला नहीं करेंगे, और इसके लिए कोई ना कोई टॉप पे एक लीडर होना चाहिए इसको कंट्रोल कर सके। हम कहते हैं कि अभी तक लीडर तो हैं, इस ऑपरेशन के लीडर तो हैं, जैसा कि वज़ीर आला कायम अली शाह साहब कहते हैं कि वो कप्तान है इस चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर कहाँ पर है, उनको अपनी होश नहीं है। वो असेंबली में जाके अगर ये बात करते हैं जमशेद जुनैद को शहीद कर दिए गए इंस्टीट्यूट अमजद साबरी के, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने एक्टिव इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर करप्शन है, जिस तरीके से पॉलिटिकल करप्शन है, उसके बाद जो इनके अदारों में करप्शन है, ये जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक इनको चेंज नहीं करेंगे, अच्छे बाकिरदार लोग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले जो बियॉन्ड रिप्रोच हो मॉरली, वो लोग नहीं आएंगे और उनको लगाया नहीं जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कौन लगाएगा? देखिए ये बात है, ये एपेक्स कमेटी की, और आज मुझे यकीन है कि आज यही फैसला होगा कि किन को हटाना है, किन को चेंज करना है, किन को लेकर आना है, और इसको कौन डिसीजन मेकर होगा। ना आपने नेक्टा को फॉल किया जहाँ पर तमाम अदारे एटलीस्ट बैठ के कहीं कोऑर्डिनेशन कर सकें, उसको फॉल कर सकें, वहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो, पास आउट हो, सब अपनी इंटेलिजेंसी अलग-अलग काम कर रहे हैं, हर एक अपनी अपनी एफिशिएंसी दिखाता है। तो इन इन्वायरमेंट में इसी तरह के हालात होते हैं। जब तक आप कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर नहीं होगा, नेक्टा नहीं फाल होगा, वहाँ पर प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं होगी, उनके जो 5000 लोग एक्टिवेट करने थे वो नहीं होंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लग रहा है कि आज की जो बैठक है इसके कोई मस्बत नताइज बरामद होंगे कराची में क़याम अमन के सिलसिले में, कोई फायदेमंद साबित होगी? देखिए मुझे तो पूरी उम्मीद इसलिए है कि इतना बड़ा डेलीगेशन हाई लेवल है, डिसीजन मेकर हैं, दे आर सिटिंग टुगेदर, और फॉर द लास्ट 7:30 से बैठे हुए हैं, वो कोई ना कोई फैसला करके उठेंगे। ये पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए ज़र्ब है जो आपने कंप्लीट कर लिया। फॉलोअप के लिए जब तक आप ये शहरों में जहाँ ये छुपे हुए हैं, उन्होंने एक अमजद साबरी को, एक बंदे को शहीद करके उन्होंने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। उन्होंने ये बता दिया कि अभी भी हम एक्टिव हैं, हम जहाँ चाहें जो कर सकते हैं। फिर चीफ जस्टिस के बेटे का अगवा किया, ये मैसेज उन्होंने जुडिशरी को दे दिया कि जी आपने अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जो हमारे खिलाफ है तो हम आपके घरों तक भी पहुँच सकते हैं, हम आपको निशाना भी उठा सकते हैं। इससे पहले बिल्कुल सही सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस को भी उन्होंने किया था। तो ये मैसेजेस कन्वे होते हैं और इसको हमें इसको कैच करना चाहिए, और आइंदा के लिए एक ऐसा लाएअमल मुझे यकीन आज बनेगा, इवन इफ एट द कॉस्ट ऑफ, अगर आप किसी हालत में आप कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इनफेक्टिव है, इनएफिशिएंट है, चेंज की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम अपने दीगर पैनलिस्ट को भी शामिल करेंगे डिबेट में, और हम बात करेंगे कि कराची ऑपरेशन में लूप होल्स कहाँ रहे कि ये ऑपरेशन जो है अब दोबारा से सूरत हाल सिक्योरिटी की कशीदा हो गई है। वेलकम बैक नाजरीन। हमने पहले सेगमेंट में बात की कराची में इस वक्त जारी कोर हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास की। अभी हमें शो में ज्वाइन किया है जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और हमें नज़ीर लगारी साहब ने भी शो में ज्वाइन किया है। नज़ीर लगारी साहब बताएगा कि क्या उम्मीदें हैं, क्या तौक़ुआत हैं आज के इस इजलास से जो इस वक्त कोर हेडक्वार्टर्स में जारी है? ज़ाहिर इन वाक़यात जो गुज़श्ता 2-4 दिनों में हुए हैं उन वाक़यात पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस के बेटे के अगवा के बारे में बात हो जाएगी, कोई हिंट्स मिले होंगे तो उनके बारे में बात करेंगे, अगर कोई क्लू होगा तो उसके ऊपर बात होगी, अगर क्लू नहीं होगा तो फिर बात होगी कि भाई अब क्या किया जाए, इस केस को हल करने के बारे में बात होगी। फिर अमजद साबरी साहब के जो वारदात हुई, इतनी हौलनाक वारदात हुई है, उस वारदात के बारे में बैठ कर गौर किया जाएगा कि भाई ये कैसे हुई है, कौन लोग हैं, किस तरह हुआ है, और ज़ाहिर बुनियादी टेबल पर तो यही बात होगी। इन दो बड़े वाक़यात पर बात होगी। नस्करी क़यादत भी मौजूद है और सिविलियन क़यादत भी मौजूद है। तो बहरहाल ये एक नया फिनोमेना है, नई सूरत हाल है। कभी ऐसा नहीं हुआ था मादी में कि जो है वो सिविलियन क़यादत को उठकर कोर हेडक्वार्टर जाना पड़े और वहाँ जाकर बात करे, या वो किसी और जगह पर जाकर बात करे। हमेशा जो
ताकत का मरकज़ जो होता था वो विजिबली यही होता था कि या गवर्नर हाउस में मीटिंग होती थी या चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग होती थी। अब कोर हेडक्वार्टर में मीटिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि हालात बदले हुए हैं और नया सिनारियो है और एक नए पस मंज़र में मुलाकातें हो रही हैं। एक ये भी तासुर जा रहा है कि सिविलियन लीडरशिप जो है वो शायद कैपेबल नहीं है। ये बात भी जा रही है कि सिविलियन लीडरशिप में फेडरल गवर्नमेंट तो ला ताल्लुक़ होती है बात, अब यानी वो तो ये कहकर जान छुड़ा लेते हैं ना कि जी ये तो सूबों का मसला है, जी सूबे जाने और उनका काम जाने। और वज़ीर दाखिला का मामला ये है कि वो बहुत कम जो है वो ऐसे मौके पर सामने आते हैं और वो जब भी आते हैं तो वायसराय की सूरत में आते हैं। वो जो है इस तरह से आते हैं जैसे एक बादशाह अपनी रियाया में आता है, तो ज़ाहिर है ये एक सूरत हाल ये भी होगी। तो अब पता चलेगा कि कितना कैपेबल है फेडरल गवर्नमेंट, कितना कैपेबल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कितना जो है वो सपोर्ट फराम हो सकती है जो है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से। बहरहाल जो सिक्योरिटी जो इंडिकेटर ये हैं कि ये उस जगह पर नहीं हो रहा है जहां प्रेसिडेंट किया करते थे मीटिंग या प्राइम मिनिस्टर किया करते थे, गवर्नर हाउस में किया करते थे, लेकिन एक हालात बदल गए हैं, बदला हुआ है, बदले हुए हालात जो है वो आपके नज़दीक होना चाहिए था गवर्नर हाउस में या फिर कहीं और। हमें दोबारा ज्वाइन किया है जैद, उससे हमारा राब्ता बहाल हुआ, उनसे बात करते हैं। जैद साहब, आप जिस तरह पहले बात कर रहे थे आपको कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद या तवक्को नहीं है, तो किन बेसिस पे आपका ये आर्गूमेंट है? थोड़ा देखिए, दो तीन चीज़ें जो है बहुत साफ हैं कि ये पिछले 3 साल 4 साल से ये जो है ऑपरेशन जारी है और ये बात सही है कि जो ऑपरेशन के कुछ अच्छे नतायज भी निकले थे, लेकिन असल मसला वहीं का वहीं रहता है कि क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है या नहीं है। ये जो है अब ये जो पहले कहा जा रहा था कि इसके साथ साथ जो है बड़ी कोई रिफॉर्म्स भी की जाएंगी, पुलिस में भी कोई रिफॉर्म की जाएंगी, एक बेहतर लॉ इन्फोर्समेंट होगी, वो सब कुछ हमें कुछ नज़र नहीं आता है। उसके बाद ये भी है, मैं कहता हूँ कि जो है रेंजर्स ने ठीक है एक वक्त में सही काम किया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता ये है कि बीच में जैसे कहते हैं कि असल अहदाफ जो थे उनकी उससे नज़रें हटती चली जा रही हैं। हटती ये है कि मसलन ये है कि असल मसला कराची में दहशतगर्दी को रोकना था। असल मसला ये था कि दहशतगर्दी की जो साथ और भी इस किस्म के नेटवर्क्स हैं उनको जो है ख़त्म करना था। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि कोई जो है एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ भी चले गए। यहाँ भी ये भी होने लगा कि एक नई सियासी जमात भी उभरने शुरू हो गई। तो ये तरीका पहले भी हम देख चुके हैं कि इससे कामयाबी नहीं होती है, इससे ज़्यादा जो है फिर आप और नज़रें जो हैं किसी और तरफ चली जाती हैं। असल मसला जो आता है वो यही है, जैसे नज़ीर लगाई साहब भी पहले कह रहे थे कि देखें ये एक सूबाई हुकूमत वहाँ पे मौजूद है, ये ऑपरेशन भी हो रहा है साथ साथ। अब मसला ये आता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए दोनों में हमआहंगी नहीं है और उस चीज़ को जो है जो एक टारगेट्स हैं या एक लिहाज से जो हिकमत अमली है उसमें भी जो है कोई एक लिहाज से जिसको कहा जाए कि कंसेंसस मौजूद नहीं है, तो मेरे ख्याल ये है कि ये तो इसी तरह चलता रहेगा। कुछ कमी भी आएगी, कुछ बेहतर सूरत हाल कभी कभी हो जाया करेंगे, लेकिन एक जो है कराची का अपना मसला जो है वो फिर वहीं का वहीं रहता है और ये कोई मसले का हल नहीं है। यकीन तौर पे शॉर्ट टर्म में आज कोई हल निकल पाएगा सर? कार्रवाई है वो देखिए, हल इस तरह से नहीं निकलता है। हल ये है कि पहले साफ तरीके से हमारे सामने हिकमत अमली होनी चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो आपकी वहाँ सूबाई हुकूमत है और रेंजर्स हैं या फौजी हुकाम हैं उनमें जो है एक हमआहंगी होनी चाहिए कि क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है दो चीज़ें होती हैं कि एक आपका शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में ठीक है जो आप कार्रवाई करके बहुत सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी वक्त कमी कर लेते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कोई चीज़ नहीं आती है तब्दीली वहाँ पे, तो फिर जो है ये इस किस्म की चीज़ें उभर के आएंगे। आप देखें, ये देखें पिछले दिनों ऐसा लगता था कि जो है कराची पुरसकून हो गया, सही बात भी थी, लेकिन अब ये दो वाक़यात जो हैं वो आपको लगते हैं कि इसमें एक्सपोज हो गया सारा वहाँ पे जो संजीदा सूरत हाल नहीं। और इसके बाद देखें किस तरह से हुआ, मतलब ये है कि दो देखें दिन दहाड़े जो है आप इनके साबरी साहब को मार देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो आता है आपका चीफ जस्टिस के बेटे को जिस तरह से उठाया गया है और जिस तरह से प्लानिंग की गई है, उसके पीछे एक मुनज़्ज़म गुरोह मौजूद है और अब तक उसका पता भी नहीं चल सका कि क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है जो लोग यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, जाहिद साहब आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, यहाँ में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे कि लूप होल्स कहाँ हैं कराची के इस ऑपरेशन में और क्या कराची का जो ऑपरेशन है टारगेटेड ऑपरेशन जिसे कहा जाता है ये दुरुस्त सिमत में जा रहा था। वेलकम बैक।
ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बताएगा कि पहले सेगमेंट जैसे हमारी बात हुई जाहिद हुसैन साहब से और नज़ीर लगारी साहब से, दोनों ही जो हैं वो पुरुमीद नहीं दिखाई दे रहे। आज की जो एक्टिविटी चल रही है इस वक्त कोर हेडक्वार्टर्स कराची में, जिस तरह से नज़ीर लगारी साहब ने कहा कि मीटिंग जहां हो रही है यहाँ नहीं होनी चाहिए थी बल्कि कहीं और होनी चाहिए थी, जबकि जाहिद हुसैन साहब ने कहा कि ऑपरेशन जो है वो दुरुस्त सिमत में नहीं आगे बढ़ा, जो शॉर्ट टर्म अहदाफ रखे गए, लॉन्ग टर्म अहदाफ नहीं रखे गए थे और इसकी सिमत जो है इसकी वो दुरुस्त सिमत में नहीं आगे जा रहा। और ये बड़ा तासुर भी आम है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन था ये दहशतगर्दी के बजाय इसकी सिमत तब्दील हो गई और ये कुछ जो है हम कह सकते हैं करप्शन की जानिब भी बढ़ना शुरू हो गया था। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी और कोताही रह गई है? देखें, बेसिकली बात यह है कि ऑपरेशन जो है वो बड़ा अच्छा चला, कंडक्ट किया हुआ, दैट वाज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम यह है कि, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहले कॉन्फ्रेंस हमेशा गवर्नर हाउस में होती थी या फिर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में होती थी, सब अटेंड करते थे, लेकिन व्हेन यू लूज़ कॉन्फिडेंस इन पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जब वो काम ठीक नहीं करते हैं, वो रेंजर्स को इख्तियारात भी नहीं देते हैं, एक एक दो दो महीने के लिए इख्तियारात देते हैं। दे डोंट वांट कि रेंजर्स शुड वर्क, पहले एक एक साल के लिए दिया जाता है ताकि रेंजर्स को खुला टाइम मिलना चाहिए कि जी हम एक साल के लिए हमने करके दिखाना है। अगर एक एक दो दो महीने का इसका मतलब है कि देयर इज लॉक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। पहले तो ये बात हो गई। शॉर्ट टर्म आपने एक साल में कंप्लीट कर लिया, ज़रबियाज भी आपने कर ली, कितना अच्छा ऑपरेशन हुआ, कितना सेक्रीफाइस मिलिट्री ने दी, आपको अंदाज़ा नहीं कि कितनी यंग लेडीज़, लड़कियां, बच्चियां, विडोज़ हुई, उनके बच्चे यतीम हुए, इवन देन ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया। बात यह कि उसका फॉलोअप किसने करना है, इट इज़ अ सिविल गवर्नमेंट। उसमें आपने नेशनल एक्शन प्लान में बड़े आपने काम करने थे। फॉर इंस्टेंस आपने जो जुडिशल रिफॉर्म्स करनी थी, आपने पुलिस रिफॉर्म्स करनी थी, आपने मदरसा रिफॉर्म्स करनी थी, मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी थी, करप्शन रोकनी थी, क्योंकि ये साथ पर साथ है। अगर आपने जब तक अच्छे लोगों को आगे नहीं लेके आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स नहीं लाएंगे जो बाकिरदार हों, जो किसी हालत में भी बियॉन्ड रिप्रोच हों, इसी तरह पॉलिटिकल लीडर्स आपके अच्छे हों, उसके बाद आपकी पुलिस इतनी अच्छी हो कि जिनका पता हो कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, फील्ड एक्सपीरियंस है, इनमें कोई कमी नहीं है, वो लोग आगे आने चाहिए। वो सब तो बैकग्राउंड पर हैं। जब तक आपने साइमल्टेनियसली शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में आपने करना था कि आपने इन सब चीज़ों को कंप्लीट करना, जिसमें करप्शन भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, इकोनॉमिक टेररिज्म भी है। जब ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी तो कुछ अर्से के बाद जाहिर है कि इसका रिएक्शन ये होगा, दोबारा लोग निकलना शुरू हो जाएंगे, दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। आप करते क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रही ये सारी जो लॉन्ग टर्म जो चीज़ें होनी थी, पुलिस रिफॉर्म्स थी, जुडिशल सिस्टम में उसमें आनी थी रिफॉर्म्स, बाकी जो जितने भी स्टेप्स उठाए जाने थे लॉन्ग टर्म में नहीं उठाए गए, तो क्यों नहीं उठाए गए? सबको नज़र नहीं आ रहा कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे? देखिए, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट में आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी यही हाल है, उनको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। हर एक अपनी मर्जी से, और इनको अगर कॉन्फ्रेंस होती है उसके डिसीजंस होते हैं, उधर ही मैसेजेस पे लोग दे दिए जाते हैं, लोग बाहर चले जाते हैं। तो किस तरीके से होगा? साहब हमें जरा बात करनी है, नज़ीर लगारी साहब का टेक ले लेते हैं इस पे। नज़ीर लगारी साहब, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो हमें जो है जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुकी है, जिस तरह आपने पहले भी पॉइंट आउट किया कि इजलास जो है वो जहाँ हो रहा है वहाँ नहीं होना चाहिए था, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो दुरुस्त है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिट ख़त्म कर चुकी है और वो अपने आप को जवाबदेह नहीं समझ रही है, और उसने जो मेन इश्यूज़ हैं, अगरचे मैं नहीं समझता हूँ कि ये सारा मामला जो है वो एक साथ होना चाहिए, वो एक अलग चैनल पर होना चाहिए। आप अगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इस्तेमाल करेंगे करप्शन को रोकने में, अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे एहतसाब के अमल में, अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे जी वो जो है बियॉन्ड द अपना ऑपरेशन वो और काम भी करें, तो फिर गवर्नेंस को आपको तब्दील करना पड़ेगा, फिर ये नहीं होगा इस तरह से। फिर दूसरी बात यह कि फेडरल गवर्नमेंट अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझती है। वो जी सूबों का मामला है और जाकर आप हल करें, सूबों के मफाद की तो जिम्मेदारी नहीं है, वफाक की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको तालीम दे, वफाक की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश सुने। वफाक ये कहता है कि हमें तालीम नहीं देनी है, हमारा जिम्मेदारी नहीं है। वफाक कहता है कि हमने हेल्थ के लिए नहीं करता है, सोशल सेक्टर के लिए वफाक ने नहीं करना है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए वफाक नहीं करना है। वफाक 44 खरब लेकर बैठा होता है, भाई करना तो है ना कुछ आपने, या ये सारे का सारा जो इतना बड़ा आप ख़जाना लेकर बैठे होते हैं, और सूबों के पास सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहाँ पर 16 खरब है, फिर सिंध है उसमें 8 खरब है,
और फिर खैबर पख्तूनख्वा है वो उसमें 5 खरब के करीब है, और फिर 3 खरब उसमें है बलूचिस्तान में है। तो इनके पास तो इतने वसाइल नहीं है, वफाक के पास वसाइल है, वफाक जिम्मेदारी नहीं महसूस करता। वफाक खुद अपने तौर पर एक एहतसाब का निज़ाम नहीं वदा करता है कि जनाब ये कैसे हो गया, इतना बड़ा वाक़या हो गया पानामा का, और आपकी तमाम चीज़ें सामने। हुसैन साहब, जिस तरह से के खिलाफ भी दीगर 2 एनालिस्ट जो है वो कह चुके हैं कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है, तो जो हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ पे हमारे रेंजर्स हैं या फिर वो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो उनका कॉन्फिडेंस क्या अभी है, बरकरार है, आपको लग रहा है? कोई काम नहीं कर सकता है। अगर ये कोई कहता है कि जो है फेडरल हुकूमत नहीं काम कर रही, वो सही बात है, सबको अंदाज़ा हो रहा है, या सूबाई हुकूमत जो है अपने वो पूरे नहीं कर रही है, तो फिर बताइए कि फिर ये पूरी चीज़ें जो है वो किस रास्ते पे चलेंगी। असल मसला जो आता है कि बावजूद इसके कहा जा रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान है हमारा, और इसी नेशनल एक्शन प्लान के तहत ही कराची में ये ऑपरेशन हो रहा है। अब मुझे बताया जाए कि नेशनल एक्शन प्लान किस तरफ कहाँ पे पूरी तरह अमल हो रहा है। ठीक है, एक तरफ तो ये बात सही है कही आ रही है कि आपने जो है ज़रब कामयाब हुआ नॉर्थ वेस्टर्न में, सही है, उसके असरात भी पड़े हैं। लेकिन मसला ये आता है कि जब हम ये कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान में जो मिलिट्री ऑपरेशन है ख़ासतौर पर ट्राइबल एरिया की, वो सिर्फ एक आस्पेक्ट है, बाकी आस्पेक्ट आपका जो है यहाँ पे ये है कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, दहशतगर्द जो इस किस्म की जो है नेटवर्क्स मौजूद हैं, जब तक आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक वो बात नहीं बनेगी। अब मसला ये आता है, ये बात सही है जैसे लगाई साहब कह रहे हैं कि ये देखें, अब जो जितने भी इस किस्म के जराइम होते हैं उसका इंटरकनेक्शन होता है। इस किस्म की जो तंजीमें हैं जिसको हम कहते हैं जिनमें बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुल्लम खुल्ला अब दोबारा काम कर रही है। अगर वो कराची से थोड़ा बहुत दबाव पड़ता है तो वो जाके पंजाब में करती हैं। अब आप जो है केपी में दूसरी सूरत हाल है, केपी में जो है वहाँ की हुकूमत जो है जो मदरसे वहाँ पे हैं उनको वो जो है वो 30 करोड़ रुपए भी दे देती है हक्कानी मदरसे को, जहाँ से जो है आपके तालिबान का जो है वो रास्ता होता है। तो ये है क्या मसला? फिर ये कि उसी तनाजुल में आप कराची की भी हालात देखें। अच्छा, एक और बात भी आती है, जब हम कराची की बात करते हैं तो सिर्फ एक तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, दूसरी बात एक और मसलिहत 2 करोड़ का क्यों जानबूझ के आंखें बंद की हुई हैं हमारे जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने? नहीं, हमारा कोई भी जो है एक ओवर आर्चिंग जो एक कहते हैं व्यू नहीं है कराची के मसले का। कोई ओवर आर्चिंग मसला नहीं है, ना सूबाई हुकूमत के पास, ना फेडरल गवर्नमेंट के पास, और ना ही जो है ये जो है आपके रेंजर्स या आप कह लें फौजी क़यादत के पास है, क्योंकि वो भी एक उसमें देखते हैं, अलग अलग करके चीज़ों को देखते हैं। मुझे अब बताइए, लेके कराची का मसला ठीक है, एक दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मसला था, इस बात पे सभी मुत्तफिक हैं। उसके बाद एक और बात भी है कि कराची की आबादी 2 करोड़ है। उस 2 करोड़ शहर के पॉपुलेशन के जो यूरोप के बहुत से मुल्कों से बड़ा है, उसमें आप बताइए कि वहाँ पे कोई वो जो है कोई एडमिनिस्ट्रेशन नामी कोई चीज़ है या नहीं है। मैं बोलता हूँ इस तरह की इस सूरत हाल में आप 50 साल ऑपरेशन और कर लें, कोई नतीजा निकलने का नहीं है। दूसरा एक और बात जो मुझे बताइए, इसमें मैं उनसे बात पूछता हूँ जो क्या कहते हैं आपके लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, रेंजर्स वाले हैं, इसमें एक बात मुझे उनसे भी है, ये ज़रा बताएं कि लोग गिरफ्तार होते हैं, बड़े बड़े उसके ऊपर दावे भी किए जाते हैं, फिर क्या होता है उसके ऊपर? उसके बाद मालूम ये होता है कि वो जो है वो केस भी पूरी तरह नहीं बन पाया, या तो अच्छा उसके बाद और भी है, इसमें एक और चीज़ भी बन के आती है कि आपने बहुत सारे हमने ये दिया कि इतने लोग जो हैं ये इनकाउंटर से मारे गए, तो उसकी एक बाकायदा चीज़ें आनी चाहिए थी, कौन लोग हैं, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए वो बात साफ नहीं तो फिर तो ऐसा लगता है कि आपने सैकड़ों लोग तो मार दिए हैं, फिर मामला जू का तू वहीं का वहीं रहता है, वो नेटवर्क दोबारा किसी न किसी शक्ल में उभर के आते हैं। अब मसला ये आता है कि जी, तो उसमें सिर्फ इतनी सी बात मुझे कहनी है कि आप एक पूरा कराची के मसले को पूरी उसमें तनाजुल में देखें आप। उसमें जो है यहाँ पे इसका एडमिनिस्ट्रेशन का मसला आता है, लोगों के अपने जो है वो जो अब वहाँ पे कराची में जो सूरत हाल है वो सबको पता है, यानी सिविल जहाँ पे जिस शहर में 2 करोड़ के शहर में जहाँ के बेसिक सिविक फैसिलिटी भी नहीं हासिल, उस पर कोई नहीं गा रहा है। फिर आखिरी जो बात मैं करूँगा उसमें ये था कि मैं जब बात कर रहा था नज़रें हट गई हैं, मुझे बताइए कि तासुर गलत है कि वहाँ पे एक सियासी जमात को वो खड़ा किया जा रहा है? तो मतलब ये हमारा काम है क्या? ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है या इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल ज़ाहिर साहब, यहाँ में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, जहाँ पर लेंगे, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे कि ऐसे क्या इक़दामात होने चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है कि कराची में पायदार अमन जो है वो कायम हो, क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए वफाक की जानिब से या सूबे की जानिब से या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जानिब से, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बात करेंगे नज़ीर लगार साहब। नज़ीर लगार साहब बताएगा कि इस वक्त हम जो देख रहे हैं कराची में अवाम जो है वो एतमाद खो बैठे हैं अवाम में जो सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। बताइएगा कि इस वक्त जो इनाम घर का हम एक सिलसिला देख रहे हैं कराची के अंदर के करोड़ रुपए इसको दे दो, इस कातिल की निशानदेही करने वाले करोड़ रुपए फलां कातिल की निशानदेही करने वाले को दे दो, क्या इस तरह से अवाम का एतमाद बहाल होगा या फिर कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए जाने चाहिए? तो क्या स्टेप्स होने चाहिए? वो भी ठीक है कि आप इंसेंटिव देते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिले और इन्फॉर्मेशन मिलती भी है। आपको पता है कि पुलिस ने जो है पिछले एक साल के दौरान जो बड़े हार्ड कोर इश्यूज़ थे और जो बड़े मेन केसेस थे, टॉप 20 केसेस को पुलिस ने इसी तरह रिजॉल्व किया था। और देखें एयरपोर्ट पर हमला करने वाले गिरफ्तार हुए, सफूरा गोट पर जो है फायरिंग करके बेगुनाह लोगों को मारने वाले जो है वो पकड़े गए थे, मेहरान बेस वाले पकड़े गए थे। पुलिस ने ही सारा कुछ किया था। पुलिस ने बड़े बड़े देर पा क़याम अमन के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? तो ठीक है, इस तरह की कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसको दायमी नहीं समझना चाहिए। दायमी ये है कि असल इश्यूज़ पर हम बात ही करते हैं। मेरे इंतहाई मोहतरम हैं जाहिद हुसैन साहब और हमारे बड़े सीनियर हैं, और वो कह रहे हैं कि कराची की आबादी 2 करोड़ है और यूरोप के कई ममालिक की आबादी इससे कम है। हम इस शहर को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? हम शहर को तो मैनेज नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बात भी हम नहीं कराया, अपने अंदाजों से कहते हैं ना कि 2 करोड़ आबादी, हमने सेंसस तो कराया ही नहीं है। जब तक आप सेंसस नहीं करवाते, मसाइल जुड़े आपके सेंसस से, बुनियादी चीज़ है। चलिए, आपके पास नादरा का डेटा है और मालूमात हैं आपके पास। आप वर्क फोर्स भर्ती करें, एक दफ़ा आप सेंसस करा लें ताकि आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान की आबादी का रेशो कहाँ है, क्या है, आबादी कहाँ बढ़ रही है, कहाँ कम हो रही है, जराइम की सूरत हाल क्या है। इससे सारी चीज़ों को आपको वसाइल का पता होगा कि ये हमारे वसाइल हैं, आबादी ये है, इसको मैनेज करेंगे। आप रूट काजेस की तरफ हम नहीं जाते हैं। रूट काजेस ये है कि 2 करोड़ के ये जो जाहिद भाई कह रहे हैं, और 2 करोड़ की आबादी के शहर को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं? हमारे पास तो कोई मैनेजमेंट का वो मैकेनिज्म नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि शहर का वली वारिस कौन है, शहर की ओनरशिप किसके पास है, ये पॉलिटिकल ओनरशिप है या ब्यूरोक्रेटिक है या मिलिट्री ओनरशिप है, शहर को कौन देख रहा है, किसके हाथ में शहर की बागडोर है, ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। कहने को सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन क्या सिविलियन गवर्नमेंट टोटल तौर पर एम्पावर है? क्या वो हर चीज़ का, हम कायम अली शाह साहब को कप्तान कहते हैं कि वो वाकई कप्तान है, इन ऑल सेंस कप्तान है और कप्तान के तौर पर ही वो खेलते हैं? नज़ीर लगार साहब, अगर डिफेक्टो कप्तान कोई और है तो फिर जिम्मेदारी भी किसी और पर होनी चाहिए ना, फिर जिम्मेदारी भी तो लेनी चाहिए सारी सूरत हाल की। जिम्मेदारी जब आती है तो फिर वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे डाल दी जाती है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो आपके पास वाज़ेह होनी चाहिए। आप बुनियादी चीज़ें कर लें, आप सर्वे कर लें, आपके पास जो उसका है पाकिस्तान के जो आपके आदाद शुमार हैं वो मफरूज़ा हैं, यानी अंदाजे पर है। आपका इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे मफरूज़ा हैं। आपके सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मफरूज़ात पर हैं, हकीकत इसमें नहीं है। इसलिए कि बस आपके पास डेटा है नहीं ना, किसी भी चीज़ का डेटा नहीं है आपका। आप कह रहे हैं कि हमारी जो है वो जीडीपी बढ़ रही है, मैं कह रहा हूँ घट रही है, कम हो रही है। ये नतीजा आपके सामने आ गया था पिछले दिनों जो आपके रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में लगा हम बात कर लेते हैं ब्रिगेडियर हारिस नज़ीर साहब से बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब बदहाली की तरफ जा रहे हैं, क्या स्टेप्स आप तजवीज़ करते हैं कराची में क़याम अमन के लिए? देखें, पहली बात यह है कि कोई भी सिस्टम गवर्नमेंट को चलाने के लिए, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, आपको 4 चीज़ें चाहिए। आपको गुड गवर्नेंस चाहिए, आपको मेरिट पे पोस्टिंग चाहिए, उसके बाद ज़ीरो करप्शन चाहिए, और लास्ट में टॉप की अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, चारों का फुकदान है। आप मुझे बताइए कि इस तरह किस तरह गवर्नमेंट चलेगी। और फिर बात यह कि कराची में ऑपरेशन हो रहा है कि पंजाब में कुछ सदर्न पंजाब जब सबसे बड़ी इनकी गैदरिंग होती है, वहाँ कॉन्सल्टेशन है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। हर एक चाहता है कि मेरे सूबे में कोई खबर फ़र्क ना हो। आपको साइमल्टेनियसली ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। जब आप इनके टेररिस्ट के ख़िलाफ़ और एक्सट्रीमिस्ट के ख़िलाफ़ एक्शन करते हैं, आप कराची सिर्फ नहीं, कराची से उठते हैं वो जाके लड़काना चले जाते हैं, दादू जाके बैठ जाते हैं, आप करते हैं 6 महीने बाद फिर वोट के आ जाते हैं। सो यू हैव टू गो एंड कैरी आउट ऑपरेशन इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, नॉट ओनली इन सिंध। यू हैव टू गो टू एडजेसेंट, जैसे सदर्न पंजाब सबसे बड़ा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से फ्रंटियर से भी आ रहे हैं, कोयटा से भी आ रहे हैं, बलूचिस्तान से और सिंध से भी जा रहे हैं। तो जो जिस जगह पर बैठे हुए हैं आप वहाँ ऑपरेशन करें। और एक थंब रूल ये होता है कि इन लोगों को आप कहीं सेटल नहीं होने देते हैं। आज जो ऑपरेशन करते हैं, जहाँ ये भागते हैं वहाँ उनके पीछे जाएं, वहाँ आपकी टीम पहले तैयार होती है, वो उनको पकड़ती है। ना इनको सेटल होने दें,
ना इनका कमांड एंड कंट्रोल सेटल होने दें, ना इनको दोबारा ऑपरेट कर सकें वो करने दें, वहाँ जाके इनको पकड़ें। और उसके लिए आपको हर डिस्ट्रिक्ट में बाकिरदार एसपी, बाकिरदार आपका डीसी जब ये होंगे, छोटे छोटे अपने एरिया को कवर करें। आप एक बताएं ना, एक तंदूर पे जाते हैं, एक आदमी 100 रोटियां लेके जा रहा है और घर में 4 लोग हैं, तो किसी को तो पकड़ना चाहिए ना, ये 100 रोटियां किसके लिए जा रही हैं, कोई ना कोई तो वहाँ छुपा हुआ है। आम शहरियों को भी नजर रखनी होगी हमें करने के लिए अवेयरनेस चाहिए। ये इशूज है हमारे, जिसको हम करेंगे तो होगा, अदरवाइज ये ऑपरेशन नहीं होगा। आई एम श्योर कि आज आई विश के कोई मेजर डिसीजन लें इसके बारे में। इट इज एनफ, बहुत हो चुका। नाउ इज अ टाइम टू टेक डिसीजन एंड देन इम्प्लीमेंट दो डिसीजन, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। बिल्कुल सही है। जाहिद साहब बताइएगा कि क्या स्टेप्स होने चाहिए आपकी नज़र में, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए गवर्नमेंट को, या शॉर्ट टर्म स्टेप्स क्या होने चाहिए ताकि कराची में अमन कायम हो? देखिए, कराची का जो अमन है उसको मैं वही नज़ीर रवाई साहब से मैंने खाली अपनी जो एक जो कहा जाता 2 करोड़ चले, उसमें कोई ये बात सही है, इनकी कभी सेंसस नहीं हुआ है, ना कभी आबादी का पता चलता, तो उससे और ज़्यादा ये मैं जो बात कर रहा था वो और भी सही साबित होती है कि आप शहर बढ़ता जा रहा है, ना आपके पास आदाद शुमार हैं, ना ही आपको पता है कौन आ रहा है, वहाँ पे कितने लोग आबाद हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं। फिर जो है वही जो है मैं वही कह रहा हूँ, तो दुनिया भर में जो भी जो है इस किस्म के खिलाफ जो कोई लाएमल जो बनता है, दहशतगर्दी को कह लें, ये तमाम एक लॉ इन्फोर्समेंट के लिए करते हैं, तो उसको एक पैचेज में नहीं करते। वही बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसमें ये था कि आपको एक पूरे शहर का एक मसले को भी समझना चाहिए। उसमें जो है अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारे पास जो है कोई आदाद शुमार ही नहीं है उसके शहर के, तो हम फिर बाकी काम कैसे किस तरह से करेंगे? वहाँ पे जो है फिर उसका सही बात है कि वहाँ पे पुलिस का इंतज़ाम बेहतर होना चाहिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो कराची का मसला आ रहा है वो मुस्तकिल एक तसादुम की सूरत हाल है। वहाँ पे तसादुम की सूरत हाल ये है कि आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान। अब ये मुझे बताया जाए कि उसमें मैं समझता हूँ कि दोनों कसूर हम एक कसूर नहीं ठहरा सकते हैं। देखिए, जब आपने मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ कि आप जो हैं एक को सिर्फ आप मोड़ इल्ज़ाम नहीं करते। अब मैं एक मिसाल बताऊँ कि JIT है, वो एक मजाक बन गई है। हर किसी वाक़े के बाद एक JIT बना दी जाती है। बिल्कुल, JIT की ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं। JIT की रिपोर्ट्स में आती हैं कि भाई ये हुआ, आप निशानदेही भी कर जाते हैं। वो जो फैक्ट्री का मामला था कस्बा कॉलोनी का, जो 250 लोग मारे गए थे, उसकी JIT आपने पब्लिसाइज भी कर दी। आप मुझे बताइए किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है वहाँ पे, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? अच्छा, जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार कौन है? अच्छा, वही बात कर रहा हूँ कि आप जरा ये तय कर ले कि फिर आप जब आप कहते हैं कि जो है ऑपरेशन हम कर रहे हैं या हमारा पूरा जो है वो मीटिंग्स भी होती है, एपेक्स कमेटी भी बैठी हुई, तो एपेक्स कमेटी से आप पूछे जाके ये फिर कौन कार्रवाई कर रहा है? अच्छा, आप मुझे बताइए, इसी पे आता हूँ कि जिनके लोगों के नाम आते हैं उसमें JIT में, वो किसी और नई पार्टी बन जाती है, अब वो साफ सुथरे हो जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? मुझे बताइए कि कराची का हर आदमी जानता है कि भाई कि कोई ना कोई सरपरस्ती, और ये पहले भी हम देखते रहे। मैं कराची में खुद भी रहा हूँ, मेरा सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजरी है आने से पहले। मसला ये था कि वहाँ पे ये हम एक चीज़ को रिपीट करते जाते हैं, तो उसमें मसला बन के आता है। अब एक और मैं थोड़ा सा और भी पूछता हूँ, ये पिछले दिनों साल भर पहले की बात है, बड़े ज़ोर शोर के साथ कार्रवाइयाँ हुई कि करप्शन भी और ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग की बात है। बहुत बड़ा एक संगीन एक वो बात थी ये कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जो अगर फर्स्ट के टेररिज्म को आप रोक नहीं सकते जबकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं रोकते हैं, फिर जब आपकी केस बनते हैं तो उसमें एक अजीब तमाशा सा बन के आता है कि जो है ना आप उसके साथ साबित कर पा रहे हैं। जाहिद साहब, मैंने क्लोजिंग करनी है, मुझे एक सवाल का जवाब हाँ या ना में तीनों पैनलिस्ट से मैं करूंगा कि आज की जो नशिस्त है, आप गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन कहेंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जाहिद साहब, देखिए, मतलब उम्मीद तो हम सबको होनी चाहिए कि कोई ना कोई नतीजा निकले। हमारी ख्वाहिश है, यानी कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे अगर अमन नहीं होता तो पाकिस्तान भी अमन नहीं होगा। लेकिन देखें, क्योंकि वही मुझे इस किस्म की जो है बहुत सारे लोग जो है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत अहम फैसले होंगे। नज़ीर लगारी साहब, नहीं, हम तवक्को करते हैं कि बेहतरी होगी, अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तवक्कुआत पूरी होती नजर आ रही हैं आपको? पावरफुल लोग बैठे हैं, मिलिट्री की भी लीडरशिप बैठी है, लोग बैठे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज कम से कम कोई ना कोई मेजर डिसीजन होना चाहिए। इट इज़ एनफ। और जिस तरीके से एक हाई लेवल एंड पावर डिसीजन मेकर जो एक ग्रुप बैठा हुआ है, ये कोई ना कोई डिसीजन करेंगे, एंड डिसीजन शुड बी एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग।
कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, कराची को बचाने के लिए, पाकिस्तान को के तमाम सूबों को बचाने के लिए मेरे ख्याल में आज डिसीजन करना चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे पैनलिस्ट जो है वो पूरी उम्मीद है कि आज का जो हो रहा है बड़ों की नशिस्त जारी है, उसमें कुछ अहम फैसले होंगे और कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए जाएंगे कराची में देर पा क़याम अमन के सिलसिले में और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। आज के शो में इतना ही। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।